इस एक्टिविटी में हुसैन आपको क्या करना है, देयर आर 4 प्लेट्स इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, एंड आई हैव 1 लेज़र लाइट। मैं इन 4 प्लेट्स के ऊपर इस लाइट को जब हिट करूँगी तो आपको उसकी साउंड को सुनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लोज योर आइज़, ठीक है, आपकी आइज़ क्लोज होंगी और फिर आपको उस साउंड को सुनना है। इस एक्टिविटी से बच्चे की हेयरिंग पावर स्ट्रांग होगी, प्लस बच्चे की जजमेंटल पावर स्ट्रांग होगी। बच्चा जज करेगा कि आवाज़ किस फॉर्म में आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशीन अली। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो अपने लास्ट सेशन में जैसे मैंने आपको बताया था पेरेंटिंग के उसूलों के बारे में, अगर पेरेंटिंग के इन उसूलों पर फोकस नहीं किया जाए तो ऐसे क्या नुकसानात हैं जो कि सामने आते हैं। आज हम बात करेंगे उन इश्यूज़ पर, उन साइकोलॉजिकल और कॉमन इश्यूज़ पर जो कि हमारे सामने माशरे में हमें नज़र आते हैं। देखिए, अगर जैसे मैंने आपको बोला था कि बच्चे को टाइम देना है, बच्चे को अटेंशन देनी है, बच्चे को एप्रिशिएट करना है, उसके नेगेटिव बिहेवियर्स को इग्नोर करना है, ठीक है। अगर ये तमाम चीज़ें हम नहीं करेंगे तो बच्चे में एंजाइटी का एक इशू है जो कि सामने आता है। स्ट्रेस का एक इशू है जो कि बहुत कॉमन हम अपने माशरे में अब देखते हैं कि बहुत से बच्चे जो है वो हमें नज़र आते हैं स्ट्रेस का शिकार होते हुए नज़र आते हैं, ठीक है, जबकि बच्चों के अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। यकीनन पेरेंटिंग में कोई ना कोई ऐसा लैकनेस होती है जिसकी वजह से बच्चे इन साइकोलॉजिकल या इन कॉमन इश्यूज़ का शिकार हो रहे होते हैं। स्टबर्ननेस का तो मैंने बहुत डिटेल में आपको अपने लास्ट सेशन में समझाया था कि हम बच्चों को किस तरह से ज़िद्दी बनाते हैं, ठीक है। तो एक ये इशू है जो सामने आता है। डिप्रेशन आजकल जो है वो हमें ये भी नज़र आता है कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ख़तरनाक बात है क्योंकि डिप्रेशन लीड करता है सुसाइडल टेंडेंसीज़ को। जब डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो फिर बच्चा एक वक्त को आके मजबूर हो जाता है, जब बच्चा एक अडल्ट एज में पहुंचता है तो फिर उसकी सुसाइडल टेंडेंसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यकीनन ये एक बहुत ख़तरनाक बात है। तो खुदारा अपनी पेरेंटिंग पर ध्यान दीजिए। हम सबको चाहिए कि हम अपनी पेरेंटिंग के ऊपर फोकस करें कि क्या ड्रॉबैक्स ऐसे पेरेंटिंग में सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे ऐसे मसाइल का शिकार हो रहे हैं। लोनलीनेस की फीलिंग आ जाती है बच्चे, अगर आप बच्चे के साथ फ्रेंडशिप का माहौल या फ्रेंडशिप का रिलेशन नहीं क्रिएट करेंगे तो बच्चे में लोनलीनेस की फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। बच्चे के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आने लगता है। बच्चा सोशली जो है वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा होता लोगों के साथ कि किस तरह से सोशली इंटरेक्ट करना है। बच्चे को जो है वो सोशल फोबिया की जो डिसऑर्डर्स हैं वो बच्चे के अंदर डेवलप होने लगते हैं कि लोगों से किस तरह से बात करनी है, लोगों के सामने किस तरह से पेश होना है। इन चीज़ों में बच्चा बहुत शाय होने लगता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि कॉमन हमारे सामने आते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या पेरेंटिंग की लैकनेस की वजह से ही सामने आए। बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स भी हैं जो कि बाय बर्थ होते हैं, जैसे कोई ट्रॉमा हो उसकी वजह से डिसऑर्डर हो सकता है, कोई चोट लगी हो, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर के साथ कोई ऐसा इशू हुआ हो जिसकी वजह से, कोई भी ऐसा मेडिकल इशू हुआ हो कि जिसकी वजह से कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारे सामने आ सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि अगर बच्चे के अंदर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो पेरेंट्स को उसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है ताकि पेरेंट्स वक्त पर उसको डायग्नोस कर सकें, क्योंकि एज यू नो दैट अर्ली डायग्नोसिस लीड गुड प्रोग्नोसिस। अगर चीज़ें अर्ली स्टेज पर डायग्नोस हो जाती हैं तो उनका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है, लेकिन अगर चीज़ों की डायग्नोसिस में, डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस में अगर देर हो जाए तो फिर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को जो बच्चों के कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में आगाही होनी चाहिए, ताकि अगर वो कोई ऐसे बिहेवियर अपने बच्चे में नोट कर रहे हैं पैदा होने के बाद या थोड़े बड़े होने के बाद, तो उन बिहेवियर्स को रिपोर्ट करें किसी साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को या किसी भी ऐसे कंसल्टेंट को रिपोर्ट करें ताकि उसका ट्रीटमेंट बच्चों को दिया जाए। वो ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनमें से कुछ का मैं यहाँ तस्करा करती हूँ, फिर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में मैं आपको उनकी डिटेल भी बताऊँगी। कुछ ऐसे लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं जो कि कॉमनली बच्चों में पाए जाते हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया। ये ऐसे लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं कि जिसमें बच्चे को पढ़ने लिखने की दुश्वारी होती है।
बच्चे को पढ़ाई करना या उसके लिए लिखना या राइटिंग करना या वर्ड्स की फॉर्मेशन या वर्ड्स के रिकॉग्निशन, ये चीज़ बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो रही होती है। पेरेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ाई से भाग रहा है या बच्चे बहाने बना रहा है या ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है और तमाम चीज़ों में तो ये बहुत अच्छा है। इस वक्त ये क्रिकेट खेल रहा होता है, फुटबॉल खेल रहा है, उस वक्त तो ये बड़ा अच्छा बिहेवियर दिखा रहा होता है, मतलब बड़ा ही अच्छा जो है वो उसका एनर्जी लेवल होता है। लेकिन जहाँ इसको पढ़ने बिठाओ वहाँ इसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जबकि आपको नहीं पता कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम बाय बर्थ है, उसको डिसलेक्सिया है या उसको डिसकैलकुलिया है कि उसके आगे वर्ड्स जंबल करते हैं। जब उसके सामने कोई भी चीज़ लिखी हुई नज़र आती है तो उसके सामने ऐसा लगता है कि द वर्ड्स आर डांसिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने जो वर्ड्स हैं वो डांस कर रहे हैं, तो वो कैसे समझ पाएगा, वो कैसे वर्ड्स को फॉर्म कर पाएगा। वर्ड्स की फॉर्मेशन उसके लिए बहुत मुश्किल है। बच्चा Q को P पढ़ रहा है, बच्चा B को D पढ़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे की जो फॉर्मेशन है वो माइंड में इस तरह इतनी इम्बैलेंस है कि बच्चा उस चीज़ को सही से जज ही नहीं कर पा रहा। पेरेंट्स ही समझ रहे होते हैं या स्कूल में टीचर्स ही समझ रहे होते हैं कि बच्चा बहाने बना रहा है और इसका दिल नहीं चाहता, इसका पढ़ाई में दिल ही नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। इस तरह क्या होता है, लेटर ऑन आप बच्चे की पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर चुके होते हैं कि फिर बच्चा ज़िंदगी में सिर्फ उसको नाकामियाँ ही मिलती हैं और वो किसी भी चीज़ में एक गुड अचीवर नहीं बन पाता। लिहाजा बहुत ज़रूरी है तमाम पेरेंट्स के लिए कि इन लर्निंग डिसऑर्डर्स के बारे में ज़रूर आगाही करें। इंशाल्लाह मैं अपने आगे वाले सेशंस में इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि हम किस तरह से इन कौन से सिम्टम्स हैं कि जिसके ज़रिए हम ये जज कर सकते हैं कि कहीं हमारे बच्चे को कोई लर्निंग डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ADHD, यकीन आप सब ने नाम सुना होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD के पेशेंट्स भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बाय बर्थ ADHD के पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब आप उनको थोड़ी देर भी सुकून से बिठा नहीं सकते, वो थोड़ी देर भी किसी भी एक टास्क पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों को जनरली माँ बाप क्या कहते हैं कि वे तो इतना शरारती है कि ये तो 2 मिनट टिक के बैठ ही नहीं सकता। अब आप ये मत समझिएगा कि अगर आपका बच्चा बहुत शरारती है तो अल्लाह ना करे वो ADHD का कोई पेशेंट है, ऐसा नहीं है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में इसके बहुत सारे इसके सेलेंट फीचर्स हैं। जब उन तमाम पे बच्चा पूरा उतरता है तो तब जाकर उसको ADHD डायग्नोज होता है इतनी आसानी से। और आजकल तो बहुत से बच्चे हैं जो बड़े हाइपर एक्टिव हैं, तो सिर्फ हाइपर एक्टिविटी इसका एक खाली वो नहीं है, और बहुत से इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे इसके डायग्नोसिस वो हैं। तो जब हम उन तमाम को देखते हैं और जब वो तमाम पूरे उतर रहे होते हैं तो हम डायग्नोस करते हैं कि हाँ बच्चे को ADHD है। ठीक है, तो लिहाजा अगर कोई भी चीज़ आपको लग रही है कि वो एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रही है, और फॉर एग्जाम्पल बच्चा अगर क्लैप कर रहा है तो क्लैप किए जा रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, ऐसा बिहेवियर जो कि दूसरे बच्चों से हट के हो, या ऐसा बिहेवियर जो कि बच्चे को जो है वो दूसरे बच्चों में एक अटेंशन का बाइस बन रहा हो कि और सब नोट कर रहे हो कि बच्चे का कुछ बिहेवियर इम्पेयर्ड है, तो ऐसे वक्त पे बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे की फ़ौरन रिपोर्ट करें उसकी प्रॉब्लम को, किसी कंसल्टेंट किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। ठीक है, ताकि बच्चे का इशू एट अ टाइम रिपोर्ट हो सके। एक और डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हमारे सामने आता है, वो है ऑटिज़म। ऑटिज़म जो है एक न्यू डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें बच्चा कभी भी जो है ना वो आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं बना पाता। बच्चे का आई कांटेक्ट बचपन से, जब बच्चा पैदा हुआ है, ऐसे जैसे बच्चा ग्रेजुअली बड़ा होता है तो एक कुछ मंथ्स के बाद बच्चा आई कांटेक्ट डेवलप करने लगता है। तो आप ये नोट करेंगे कि बच्चे के जो माइलस्टोन्स हैं, जो चीज़ें बच्चे, माइलस्टोन्स से मुराद ये है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो बच्चे की जो है वो पहले बच्चा आई कांटेक्ट बनाना सीखता है, फिर बच्चा चीज़ों को ग्रिप करना सीखता है, ऐसे ऐसे बच्चा क्रॉलिंग पे आता है, फिर बच्चा ऐसे ऐसा चलना सीखता है। तो ये जो माइलस्टोन्स हैं बच्चे के डेवलपमेंटल स्टेज के, ये माइलस्टोन्स बहुत ज़्यादा अगर स्लो हो रहे हैं, इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो इट्स मीन दैट देयर इज़ समथिंग बिहाइंड, कि कोई ना कोई ऐसा इशू है जो कि बिहाइंड है। तो आपको उस इशू को रिपोर्ट करना, उस इशू पर आपको उसका प्रोग्नोसिस, उसके डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू दैट अर्ली डायग्नोसिस लीड टू गुड प्रोग्नोसिस। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो कि आप जो है वो डायग्नोसिस करने में बहुत देर कर दें और बच्चा जो है वो, बच्चे का जो भी डिसऑर्डर है उसका लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाए कि फिर उसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि एट अ टाइम उन चीज़ों को रिपोर्ट कर दिया जाए। अच्छा, हम देखते हैं बच्चों में कुछ स्पीच प्रॉब्लम्स होती हैं, ये एक कॉमन इशू भी है, ऐसे स्टैमरिंग है, स्टटरिंग है। वैसे तो बच्चे अगर जो हैं वो नॉर्मली बच्चों में ये इशू होता है, ये बाय द एज ऑफ 5,
अगर 5 साल या 7 साल के अंदर बच्चे का ये इशू ख़त्म हो रहा है स्टैमरिंग या स्टटरिंग का, तो इट्स मीन कि इट्स नॉर्मल, कोई मसले की बात नहीं है कि बच्चा आहिस्ते आहिस्ते जब स्पीच करना सीख रहा होता है, अपने माहौल से देख रहा होता है, तो वो थोड़ा सा ये इशू सामने आते हैं। जब बच्चा 7 साल की उम्र तक पहुँचता है तो वो एक अच्छी स्पीच करने लगता है। लेकिन हाँ, अगर 7 साल की उम्र तक पहुँचने तक भी उसके स्पीच पैटर्न में या उसके स्टैमरिंग में या स्टटरिंग, जैसे हकलाना या बार बार एक बात को रिपीट करना, बार बार एक जुमले को बोलना, रिपीट करना, इस चीज़ में बजाय कमी आने के ज़्यादती हो रही है, अगर मज़ीद इस चीज़ में जो है वो और ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स की इंक्रीज़ हो रही है, तो इट्स मीन कि फिर बहुत ज़रूरी है कि आप उसको किसी स्पीच थेरेपिस्ट को ज़रूर दिखाएं, ठीक है। अदरवाइज़ उसकी फिर ये स्पीच प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी और फिर उसको एक वक्त आएगा कि उसको क्योर करना मुश्किल हो जाएगा बहुत। कंडक्ट डिसऑर्डर है, जैसे ऐसे बच्चे होते हैं बास जो कि बड़ों के साथ बहुत रिजिड होते हैं, मतलब बड़ों के साथ उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत स्टबर्न चाइल्ड होते हैं वो, लेकिन सिर्फ बड़ों के साथ, जो उनके एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके साथ वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली अगर ऐसे बच्चे कंडक्ट डिसऑर्डर के होते हैं तो पेरेंट्स या जो सारे इन्वायरमेंट के लोग हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि बच्चा जो है वो बहाने बना रहा है, बच्चों के साथ तो बिल्कुल सही है, बड़ों के साथ इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, आप इस बात को रिपोर्ट करें। मे बी पॉसिबल कि ऐसा तो नहीं कि वो कहीं कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार हो, तो प्लीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एट अ टाइम रिपोर्ट किया जाए ऐसी चीज़ को। एक है सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी जो है वो थोड़ी बहुत अमूमन हम देखते हैं हमारे बच्चों में होती है, माँ बाप से अलग होने की एंजाइटी। जैसे जिस वक्त बच्चे स्कूल गोइंग होने लगते हैं तो उस वक्त सेपरेशन एंजाइटी सामने आती है कि बच्चा जो है ना बड़ा एक स्ट्रेस की उसमें होता है कि मैं अपनी माँ से अलग होऊंगा, तो बच्चा बहुत रोता है, बहुत ऐसे वियर्ड बिहेवियर्स दिखा रहा होता है कि जिसमें जो है वो मुश्किल होता है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, आपको बच्चों को अपने आप से अलग करना मुश्किल हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सेपरेशन एंजाइटी, अगर ये भी एंजाइटी एक एबनॉर्मल बिहेवियर तक पहुँच जाए तो फिर आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसको रिपोर्ट करें। अगर ये नॉर्मल है कि ज़ाहिर है कुछ अरसे तो सब बच्चे ही तंग करते हैं स्कूल जाने में और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं, अगर यही चीज़ एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रही है या ये बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके क्या क्राइटेरियाज़ हैं, इंशाल्लाह मैं अपने आगे वाली वीडियोज़ में जब एक एक इस डिसऑर्डर पे बात करूँगी तो मैं आपको और अच्छी तरह से ही समझाऊँगी। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट इंट्रो देना चाह रही थी कि वो कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कॉमनली हमारे बच्चों में नज़र आते हैं, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से माँ बाप उन पर ध्यान नहीं दे पाते और बच्चों को नेगेटिव जुमले बोलकर, या जैसे मैंने बताया कि तुम बहानेबाज हो, तुम बहाने बना रहे हो, तुम और चीज़ों में तो बहुत अच्छे हो, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इस तरह ये बच्चा, दूसरा बेटा तो मेरा बिल्कुल सही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों नहीं पढ़ पाते, जब वो पढ़ रहा है तो तुम क्यों नहीं पढ़ रहे। इस तरह के जो जुमले होते हैं ना, ये बच्चे को डीमोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे जुमले, ऐसी बातें बच्चों के सामने ना करें। बच्चों को पॉजिटिव बिहेवियर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पॉजिटिव बिहेवियर्स दे तो बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के सामने पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज़ करें ताकि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन सके। इस एक्टिविटी में हुसैन आपको क्या करना है, देयर आर 4 प्लेट्स इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, एंड आई हैव 1 लेज़र लाइट। मैं इन 4 प्लेट्स के ऊपर इस लाइट को जब हिट करूँगी तो आपको उसकी साउंड को सुनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लोज योर आइज़, ठीक है, आपकी आइज़ क्लोज होंगी और फिर आपको उस साउंड को सुनना है। इस एक्टिविटी से बच्चे की हेयरिंग पावर स्ट्रांग होगी, प्लस बच्चे की जजमेंटल पावर स्ट्रांग होगी, बच्चा जज करेगा कि आवाज़ किस फॉर्म में आ रही है। उसके अलावा बच्चा पैटर्न फॉर्मेशन में भी अच्छा होगा कि उसको पैटर्न की फॉर्मेशन करनी आएगी कि किस पैटर्न पे ये साउंड आ रही है, उसको जज करेगा पहले और फिर उसी पैटर्न पे हमें वो एक्टिविटी करके दिखाएगा। ओके ओके हुसैन, क्लोज योर आइज। ओके हुसैन, लिसन इट केयरफुली बेटा। ओके नाउ इट्स योर टर्न। मुझे बस एक बता दे। इट्स योर टर्न। अब आपको ये पैटर्न दोबारा से रिपीट करना है। एक पैटर्न बता दे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बच्चे ने उस साउंड को जज किया कि 2-1-2-1 का पैटर्न मैंने इसको दिया था और उसी पैटर्न को इसने रिपीट किया है, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चों को घर में करवाएंगे तो उसकी हेयरिंग पावर, जजमेंटल पावर प्लस पैटर्न फॉर्मेशन इंक्रीज होगी। ऑलराइट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।